हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे RTS 7 AITS 7 माइनर टोटल टेस्ट 30 है। इसमें ये माइनर टेस्ट नंबर 17 है और AITS 7 है। और इसमें चार्ज एंड फील्ड्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपका सिलेबस है टेस्ट का। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चार्ज Q2Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स। ये चार्ज 2Q जो है दो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग है बिल्कुल, और दोनों पे मिलाकर टोटल चार्ज 2Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक का रेडियस R है और एक का 2R है। और कहना सच दैट दे हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो डेंसिटी इक्वल करा दो, उससे जो सॉल्व करना वो सॉल्व कर लो। मान लो इस पे चार्ज Q आया, टोटल 2Q था, तो इस पे कितना आएगा 2Q माइनस Q। डेंसिटीज इक्वल है, इक्वल करा दो। इसकी डेंसिटी होगी Q अपॉन 4πr², और इसकी डेंसिटी होगी 2Q माइनस Q अपॉन 4π इंटू 2R का स्क्वायर। ये डेंसिटी हो जाएगी, है ना। तो 4π कैंसिल, R² कैंसिल, तो ये बचेगा Q इक्वल टू 2Q माइनस Q, और बाई नीचे बचेगा 2 का स्क्वायर यानी 4। तो 4Q इक्वल टू 2Q माइनस Q आएगा। इससे Q की वैल्यू आ जाएगी 2Q/5। मतलब एक स्फेयर पे चार्ज होगा 2Q/5, और 2Q/5 वाला ऑप्शन केवल फोर्थ वाला है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। एक पे 2Q/5 होगा, दूसरे पे 2 कैपिटल Q माइनस Q करेंगे तो 8Q/5 आ जाएगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी जो होती पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटेंस C1 ऑफ कैपेसिटेंस C। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, और इसको चार्ज किया गया है V0 पोटेंशियल डिफरेंस तक। The terminals of the charged capacitor are then connected to an uncharged capacitor C2 of capacitance C/2। मतलब ये C1 है, C, और इसको V0 तक चार्ज किया गया है। फिर इसको कनेक्ट कर दिया गया एक अनचार्ज कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस C/2। इसका नाम C2 रखा गया, ऊपर वाले का नाम C1। ये चार्ज था और ये अनचार्ज था, कनेक्ट कर दिया गया। तो पूछ रहे हैं बताइए, तो आपको मालूम है जब एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो जो फाइनल पोटेंशियल है दोनों का कॉमन, उसका फॉर्मूला लिखाया था आपको क्लास में। वो होता है पहले का चार्ज यानी C इंटू V0 प्लस दूसरे का चार्ज यानी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये होगा। और ये आ जाएगा CV0 अपॉन, सॉरी, ये CV0 अपॉन, क्या लिख रहे हैं, CV0 अपॉन C प्लस C/2 यानी 3C/2। C कैंसिल, तो आंसर आएगा 2V0/3। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया, यानी फाइनली दोनों का पोटेंशियल जो होगा वो सेम हो जाएगा, और इतना हो जाएगा 2V0/3। अब पूछ क्या रहे हैं, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस C1। C1 की फाइनल एनर्जी बताइए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले ऑप्शन चेक कर लो। जैसे ए, चलिए ए से चलते हैं। पहले में C1 की एनर्जी पूछ रहे हैं। C1 यानी C वाले को C1 बोला गया, इसको C1 इसको C2। C1 की एनर्जी पूछ रहे हैं। एनर्जी होती है हाफ CV²। C1 का कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल आया है 2V0/3। होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा 4, ये C बचेगा, ऊपर V0² बचेगा, साथ में 2 बचेगा और नीचे 9 आएगा। 2CV0²/9 यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए से 3 मैच करेगा। ए का 3 फर्स्ट में है, थर्ड में है, यानी सेकंड और फोर्थ तो नहीं हो सकते। बी से फाइनल एनर्जी ऑफ C2। C2 की फाइनल एनर्जी लिखेंगे तो ये होगी हाफ, उसका कैपेसिटेंस है C/2, और पोटेंशियल आया है 2V0/3 का स्क्वायर यानी 4V0²/9। ये 4 कैंसिल हो गया, तो CV0²/9 यानी फोर्थ ऑप्शन। तो बी से मैच करेगा 4। ए का 3, बी का 4 केवल पहले ऑप्शन में है, वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं 3 चार्जेस ऐसे रखें Q, Q और माइनस Q इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं सेंटर पे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, वैसे तो डायरेक्ट ही कर सकते हो।
हमें पता है कि अगर किसी क्लोज्ड फिगर में इक्विलेटरल मतलब सारे साइड्स इक्वल हैं फिगर के और उसका क्लोज्ड फिगर है और उसके सेंटर पे नेट फील्ड पूछा जाए, तो अगर हर कॉर्नर पे सिमिलर चार्ज रखा होता है तो सेंटर पे नेट फील्ड 0 होता है। तो हम क्या करें, यहां क्यू क्यू है, यहां माइनस क्यू है तो गड़बड़ हो रहा, तो हम क्या करें, यहां एक प्लस क्यू रख दें और एक और माइनस क्यू रख दें। क्या कह रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही? हमें मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन कर सकते हो आप, इस प्लस क्यू का फील्ड लिखो, इस प्लस क्यू का फील्ड लिखो, माइनस क्यू का फील्ड लिखो, रिजल्टेंट ले लो, वैसे भी कर सकते हो, कॉमन तरीका है। लेकिन और आसानी से करना है तो ये हमें मालूम है तीनों चार्ज अगर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू हो जाए तो सेंटर पे नेट फील्ड 0 होता है। तो यहां 2 प्लस क्यू है तो यहां माइनस क्यू रखा है तो इसको रखा रहने दिया और हमने एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू और ले लिया। तो अब जब प्लस क्यू माइनस क्यू लिया तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि जितना प्लस लिया उतना माइनस लिया, टोटल 0 हो जाएगा। अब देखो कॉर्नर पे 3 चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इनको एक साथ ले लें तो इन तीनों का फील्ड कितना हो जाएगा 0। तो एक अब हमने ऐसे कंसिडर किया, ये प्लस क्यू पहले से था, यहां माइनस क्यू पहले से था और हमने प्लस क्यू माइनस क्यू और रख दिए, तो अब इस कॉर्नर पे 3 चार्जेस हो गए। इनमें से हमने केवल प्लस वालों को कंसीडर कर लिया, तो ये प्लस और ये प्लस, इन तीनों का प्लस लेंगे तो सेंटर पे नेट फील्ड कितना होगा 0। तो इन तीनों की वजह से तो नेट फील्ड 0 हो गया। अब बचे 3 चार्ज, बचे 2 चार्ज, इधर तो सब खत्म हो गए, इधर 2 बचे माइनस क्यू यानी -2q। सेंटर पे फील्ड लिखना है। अब बताओ आसान सा हो गया फील्ड लिखना। डिस्टेंस r गिवन है ये वाली, और फील्ड आपको मालूम है -q चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द चार्ज, ई नेट। और कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा ई नेट का 1/4πε0 2q/r²। तो ये आंसर हो जाएगा। 1/4πε0 को k लिखा जाता है तो 2kq/r² यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ए डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं और यूनिफॉर्म ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है। तो ऐसे करके डाइपोल रखा है। पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, थीटा 0 डिग्री है, थीटा 10 डिग्री। अब कह रहे हैं W इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 60 डिग्री। डाइपोल को 60 डिग्री से रोटेट करने में जो वर्क हुआ वो W। हमें मालूम है डाइपोल को रोटेट कराने का वर्क होता है PE cos θ2 माइनस cos θ1। θ2 आपको 60 डिग्री दिया है तो cos 60 माइनस θ1 0 डिग्री दिया है cos 0, है ना। तो ये आ गया वर्क डन, P cos θ2 माइनस cos θ1। और इसमें वर्क डन किसका लिखना है ये भी ध्यान रखना होता है। तो हम जब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क लिखते हैं तो यहां साइन माइनस कर लेते हैं, माइनस P cos θ2 माइनस cos θ1, तो cos 60 माइनस cos 0, ये हो गया W। बाद में कह रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री। तो पहले यहां से 0 डिग्री से 60 डिग्री पे ले गए, अब कह रहे हैं 0 से 180 ले जाना है। वर्क कितना होगा, 0 से 180 ले जाने का वर्क W डैश मान लेते हैं। फिर वही फॉर्मूला माइनस P cos 180 माइनस cos 0, ये होगा। डिवाइड कर लेंगे दोनों को, माइनस P कैंसिल हो गया। आंसर आएगा W/W डैश इक्वल टू, उधर cos 60 1/2 cos 0 1, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा। नीचे cos 180 माइनस 1 cos 0 1, तो ये -2 आएगा। तो W/W डैश, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 1/4 आ गया। तो W डैश की वैल्यू हो गई 4W, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, है ना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं तो U 0 होगा। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे फोर्स लगेगा। जब नहीं दिया गया तो जिधर फील्ड होगा उधर ही पार्टिकल चलेगा, तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा QE/m। चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर छोड़ेंगे तो फील्ड फोर्स लगाएगा QE, एक्सेलरेशन होगा QE/m, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। द इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर यानी P निकालना है।
पावर, और P का फॉर्मूला होता है F डॉट V गिवन टू द चार्ज पार्टिकल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट टाइम t। टाइम t यानी 0 टाइम पर यहां से शुरू करता है और यहां तक मान लो टाइम t हो गया, यहां वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, इसकी v हो जाएगी। पावर निकालना है, पावर F डॉट V होता है। F तो आपको पता ही है QE होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और वेलोसिटी पता हो जाए तो पावर निकल आएगी। वेलोसिटी निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी। u 0 दिया है, a QE बाई m है इंटू टी, तो वेलोसिटी सॉल्व होकर आ गई QE बाई m इंटू टी। पावर आप फॉर्मूला जानते हो, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट V। F डॉट V, F डॉट V में F और V चूंकि फोर्स आगे लग रहा था, जिधर फोर्स होगा जब रुका हुआ चार्ज था तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही चलेगा, तो जिधर फील्ड था उधर फोर्स लगा और उधर ही चार्ज ने चलना शुरू किया, यानी फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, तो दोनों में एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो एफ वी कॉस 0, कॉस 0 1 हो जाएगा, फोर्स QE है और एक्सेल वेलोसिटी आई है QE बाई m इंटू टी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा Q स्क्वायर E स्क्वायर बाई m इंटू टी। तो Q स्क्वायर E स्क्वायर बाई m इंटू टी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सही आंसर होगा फोर्थ वाला, है ना। चेक करते जाइए, Q स्क्वायर बाई स्क्वायर m बाई टी। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इज C। ये कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इस पूरे में एयर है और इसका कैपेसिटेंस C है। इफ ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 and of the same thickness as the separation between the plates is introduced। अब कह रहे हैं इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में एक स्लैब भर देते हैं, है ना, so as to fill half of the कैपेसिटर, जिससे आधे कैपेसिटर को भर देता है, डायग्राम दिखाया गया है। तो आधे को भर देता है डाइलेक्ट्रिक, तो आधे को भरेगा तो डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर दिया गया, यहां K इक्वल टू 2 वाला डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। पूछ रहे हैं नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो देखो एकदम आसान है, अगर इस पूरे का कैपेसिटेंस C था तो इसको अगर हम दो पार्ट में बांट दें तो ये दोनों टुकड़े पैरेलल होते हैं। पढ़ाया गया है कि जब जो बाउंड्री लाइन होती है दोनों डाइलेक्ट्रिक्स की, अगर इसको दो हिस्सों में बांट रहे हैं ऐसे ऐसे, बांटने वाली लाइन अगर प्लेटों के परपेंडिकुलर होती है तो दोनों टुकड़े पैरेलल में होते हैं। कैपेसिटर को बांटने वाली लाइन अगर प्लेटों के पैरेलल होती है, ऐसे बांटा गया होता, तो ये ऊपर और नीचे वाले टुकड़े सीरीज में होते, तो ये पैरेलल में है। अब अगर ये पैरेलल में है तो पूरे का कैपेसिटेंस अगर C है तो जाहिर सी बात है आधे आधे का C/2 हो जाएगा। इसलिए नहीं आधा हो जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक आधा कैपेसिटर आधा हो गया, पैरेलल में है ना, तो C/2 जुड़ेंगे, C आ जाएगा। ऐसे आधा किया होता तो C/2 ना होता, तब 2C हो जाता। अगर ऐसे आधा किया होता तो कैपेसिटेंस 2C और 2C हो जाता दोनों टुकड़ों का। खैर ऐसे आधा किया तो C/2। अब इस हिस्से का C/2 पहले भी था, C/2 अब भी है। इस हिस्से में डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, तो आपको मालूम है जब किसी हिस्से में डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है। तो इसका पहले C/2 था, अब 2 वाला डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, तो अब हो जाएगा KC/2। K की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये 2C/2, यानी इसका अब C हो जाएगा। तो अब एक हिस्से का C हो गया, एक का C/2 हो गया, दोनों हिस्से अभी भी पैरेलल में हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C प्लस C/2 जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा आंसर 3C/2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 3C/2, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आप इसको वैसे भी सोच सकते हैं कि C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D से लिखो, सब करो, उससे भी हो जाएगा, थोड़ा लेंदी होगा। Consider the following statements. The electrostatic field lines always form open loop। चूंकि यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड लिख दिया गया, इसका मतलब ये चार्ज वाले लाइंस की बात कर रहे हैं और ये हमेशा ओपन लूप बनाती हैं, सही है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, गलत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टर्स के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सही है थर्ड ऑप्शन। ए नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत है। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो हमेशा फील्ड के अपोजिट लगाता है, तो ये गलत है।
तो सही ऑप्शंस होंगे ए एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी, यानी थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। द फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग ए क्लोज सरफेस, एंटर इतना कर रहा है, ये कोई सरफेस है, उसमें जो फ्लक्स एंटर कर रहा है, फ्लक्स एंटरिंग, इनकमिंग फ्लक्स वो है 3 इंटू 10 की पावर 5, और जो बाहर जा रहा है वो है आउटगोइंग फ्लक्स, और वो है 4 इंटू 10 की पावर 5। तो पूछ रहे हैं इसके अंदर चार्ज कितना बंद है। तो आपको मालूम है फ्लक्स अंदर जा रहा है मतलब लाइंस अंदर जा रही है, लाइंस तभी होती हैं जब चार्ज होता है। अच्छा, आने वाला फ्लक्स कम है और जाने वाला ज्यादा है। फ्लक्स आता यानी लाइंस ऑफ फोर्स आती तब है जब अंदर नेगेटिव चार्ज हो, बाहर तब जाती हैं जब पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हैं लाइंस, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। आने वाला फ्लक्स कम है, जाने वाला ज्यादा है, यानी अंदर नेगेटिव चार्ज कम है और पॉजिटिव ज्यादा है। नेगेटिव कम होगा, पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। अब क्या होता है, तो अब सीधे फॉर्मूला लगा लो गॉस थ्योरम। नेट फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल जितना चार्ज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स में प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, तो जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है तो उसको +4 इंटू 10 टू पावर 5 लिखा। आने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है तो उसको -3 इंटू 10 की पावर 5 लिखा, और ये टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से ये 4 - 3 10 टू पावर 5 आएगा, तो Q आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर 5। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता ही है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और इंटू 10 की पावर 5। तो चार्ज आ गया 8.85 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में माइनस चार्ज दिया इसलिए गलत होगा, अंदर चार्ज पॉजिटिव होगा क्योंकि जाने वाली लाइंस ज्यादा हैं, आने वाली कम है ना। आने वाली ज्यादा होती, जाने वाली कम होती तो नेगेटिव चार्ज होता, है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ इतने न्यूटन पर कूलम। इनफाइनाइट लाइन चार्ज यानी वायर की बात हो रही है, इसका फील्ड हम सबको मालूम है r डिस्टेंस पे होता है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 36 इंटू 10 की पावर 5। लैम्डा पूछ रहे हैं कितना होगा, कैलकुलेशन करना है, कर लोगे आसानी से, है ना, निकल जाएगा कैलकुलेशन में। यहां से 2 लैम्डा और r आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, उसको 4 इंटू 10 की पावर -2 लिख लोगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, और ये 36 इंटू 10 की पावर 5। तो ओरल हो जाएगा 10 की पावर 9, 10 की पावर 5 कैंसिल होगा, 10 की पावर 9 बचे, 4 बचेगा, 4 और 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, और ये ऑप्शन आएगा 4 आएगा, 2 आएगा, 8 के टाइप का आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 8 माइक्रोमीटर पर मीटर, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लोगे आसानी से। 3 आइसोलेटेड मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियाई दिस एंड दिस आर गिवन। मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स, मेटल के शेल्स हैं, हॉलो हैं, इनको चार्ज इतना दिया गया है। दे हैव इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देयर सरफेसेस। तो ये पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जब मेटेलिक स्फेयर्स को हम चार्ज देते हैं तो ये पता है चार्ज केवल सरफेस पे रहता है, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो। अगर ये आइसोलेटेड स्फेयर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूरी हो रही है तो चार्ज सरफेस पे रहेगा। अच्छा, सरफेस पे चार्ज रहता है, डेंसिटी अगर इसका फील्ड सरफेस पे पूछें तो हम सबको पता है सरफेस का फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, ये भी पता है हम लोग को, है ना। ये फील्ड होता है, r रेडियस है। डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो डेंसिटी अगर सिग्मा है तो आपको मालूम है सिग्मा चार्ज हटाना है, सिग्मा लाना है, तो चार्ज को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया, और स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, यानी सरफेस पे फील्ड का फॉर्मूला ये होता है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कह रहे हैं इफ दे हैव इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देयर सरफेस देन रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां से आपको पता है
जो सरफेस पे फील्ड होता है वो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है। जब फील्ड सेम है तो सिग्मा भी सबका क्या होगा, सेम, और जब सिग्मा सेम है तो रेशियो आएगा 1:1:1। तो सही आंसर होगा फोर्थ वाला। आप क्यू लेकर भी निकाल सकते थे, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ती। सम ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज आर शोन, तो यहां पोटेंशियल है -115, -30, -15, -10। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहे हैं। इसमें एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता है, फील्ड हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल घटता है। यहां देखो -115 से -30 हुआ, -30 से -15 हुआ, -10 हुआ, यानी बढ़ रहा है बाहर जाने पर। बाहर जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, और जबकि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इसका मतलब फील्ड अंदर की तरफ होगा ऐसे। तभी तो देखो फील्ड के डायरेक्शन में आओ तो -10 से -15, -15 से -30, -30 से -115 घट रहा है, तो फील्ड इनवर्ड होगा। तो रेडियली आउटवर्ड गलत है, रेडियली आउटवर्ड गलत है, इनवर्ड फील्ड होगा। फिर क्या कह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा, ये बात तो सही है। इट्स मैग्नीट्यूड, अब देखो केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड जो फील्ड का है वो डिक्रीज कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। द सम ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज आर शोन बिलो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो दिख रहा रेडियली इनवर्ड होगा। अब कह रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किस तरफ जाने पर मैग्नीट्यूड घटेगा, किस तरफ जाने पर मैग्नीट्यूड घटेगा। तो तुम्हें मालूम है बाहर जाने पर, सेंटर से बाहर जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, और पोटेंशियल नेगेटिव में है, इसका मतलब चार्ज नेगेटिव में होगा। यानी ये स्फेरिकल सरफेसेस बनी है तो कुछ ऐसा मान सकते हो कि नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा, ऐसे लमसम आइडिया ले सकते हैं। नेगेटिव चार्ज में जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे आर बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन माइनस में होगा तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, सेटिस्फाई करेगा माइनस क्यू चार्ज के लिए ऐसा पोटेंशियल। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में इट्स मैग्नीट्यूड, ये फील्ड की बात कर रहे हैं, इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सही है, जैसे जैसे सेंटर से दूर बढ़ोगे आर बढ़ता जाएगा, और फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सिंपली ये होता है ना 1/4πε0 Q/r²। तो जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे, ठीक है ना, तो वैसे वैसे आर बढ़ेगा, ई घटता जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सही आंसर होगा सेकंड वाला। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। क्लियर रही बात सबको? आंसर चेक करते जाइए आप लोग। डायग्राम में एक कैपेसिटेंस दिखाया गया है C, जिसका चार्ज Q है, वोल्टेज V है। तो इसका चार्ज Q है, वोल्टेज V है। नाउ ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 2 इज इंसर्टेड, ये भर दिया गया स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब क्या होगा, तो आपको मालूम है चूंकि डाइलेक्ट्रिक बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड कैपेसिटर में कुछ भी करो चार्ज नहीं बदलता, तो चार्ज रिमेन सेम। तो ए का तो 2 ऑप्शन हो जाएगा। अब ए का 2 3 में दिया है, तो मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों हो सकते हैं, फोर्थ तो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आपको मालूम है जब डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो कैपेसिटेंस अगर यहां C था तो यहां 2C हो जाएगा, बढ़ जाएगा, KC हो जाता है, K टाइम्स K2 है तो 2C हो जाएगा। यहां पोटेंशियल Q/C था और यहां चार्ज सेम रहा, पोटेंशियल हो जाएगा Q/2C, और Q/C पुराना पोटेंशियल था तो ये V/2 हो जाएगा। चार्ज सेम रहा, चार्ज यहां भी +Q -Q था और चार्ज यहां भी +Q -Q ही है। चार्ज सेम रहा लेकिन कैपेसिटेंस डबल हो गया, तो V = Q/C से C डबल होगा तो पोटेंशियल आधा हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स बिकम्स हाफ, तो B का 1 करेक्ट हो जाएगा। B का 1 केवल फर्स्ट और थर्ड में है तो सेकंड भी नहीं होगा। अब C चेक कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, ½Q²/C होता है। Q कांस्टेंट है तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/C होगा। C डबल हो गया है, C डबल होगा तो एनर्जी आधी हो जाएगी, तो यानी एनर्जी बिकम्स हाफ, तो C का फिर 1 करेक्ट हो जाएगा। C का 1 केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उस हिसाब से सही आंसर होगा फर्स्ट वाला।
चेक कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो ये सिंपल तरीका होता है करने का। आगे है चार्ज क्यू इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल यानी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। फोर्स पूछा जा रहा है, आपको मालूम है डाइपोल अगर यहां रखा है, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे है, चार्ज यहां है, तो ये चार्ज की एक्सियल पोजीशन है, सॉरी यहां है, ये चार्ज की एक्सियल पोजीशन हो गई। और एक्सियल पोजीशन पे आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरह होता है, और इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³। ये डाइपोल का फील्ड हो गया। चार्ज पे फोर्स पूछा गया है, फोर्स Q इंटू ई हो जाए। चूंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है तो फोर्स भी प्रोपोर्शनल टू 1/r³ ही होगा, और उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। Q को E से मल्टीप्लाई करो तो 1/4πε0 को K लिख दिया तो K इंटू 2pq/r³, K इंटू 2pq/r³। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है। दो स्टेटमेंट दिए हैं, द टोटल चार्ज ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 0। सही होता है क्योंकि जितना एक प्लेट पे प्लस होता है दूसरे प्लेट पे उतना ही माइनस होता है, तो टोटल 0। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज σ/2ε0। बिल्कुल गलत है। आपको पता है प्लेटों के बीच में जो फील्ड होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है और σ/ε0 होता है। वहां 2ε0 लिखा है तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। उसके हिसाब से सही आंसर होना चाहिए फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 1 ट्रू है 3 फॉल्स है, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। दो स्टेटमेंट दिए, असर्शन रीजन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है, आइसोलेटेड है यानी चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब चार्ज कांस्टेंट होगा तो जो फोर्स होता है प्लेट्स के बीच में, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा Q²/2ε0a, जब एयर होता है तो। अब कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, डाइलेक्ट्रिक भरोगे तो यहां ε0 के साथ K लग जाएगा और K लगने से फोर्स कम हो जाएगा। इसमें लिखा है फोर्स इंक्रीजेस जबकि कम हो जाएगा, तो असर्शन गलत हो गया। रीजन में लिखा है ड्यू टू पोलराइजेशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस। पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक भरने पर आपको पता है फील्ड बढ़ता कभी नहीं है। किसी भी फॉर्मूले में पॉइंट चार्ज का फील्ड, कैपेसिटेंस का फील्ड, कैपेसिटर के अंदर फील्ड कितना होता है σ/ε0। आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो ε0 के साथ क्या लग जाएगा K, तो फील्ड हो जाएगा σ/ε0 K। तो डाइलेक्ट्रिक भरने पर हमेशा फील्ड कम हो जाता है, डिक्रीज करता है। यहां लिखा है फील्ड इंक्रीजेस, तो बी रीजन भी गलत है। तो दोनों गलत हैं, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा, इसमें आपको बोनस दिला देंगे, इसमें होगा नन इज करेक्ट। इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए था बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, है ना, दोनों गलत है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। Two concentric metal shells of different radii are given equal amount of positive charge। दो concentric shells हैं, एक की रेडियस R1 मान लो, एक की R2 मान लो, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिया गया, तो इसको भी Q दिया गया और इसको भी Q दिया गया। कॉन्सेंट्रिक स्फेयर वाला क्वेश्चन हो गया। पूछ रहे हैं किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल लिखना सिखाया है आपको, लिख लेते हैं। जैसे 1 का पोटेंशियल, इसको 1 मान लेते हैं, 1 का पोटेंशियल लिखेंगे तो V1 आपको मालूम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। किसी भी पॉइंट पर दो पोटेंशियल होंगे, एक अंदर वाले स्फेयर का और एक बाहर वाले स्फेयर का, दोनों का लिखेंगे, जोड़ लेंगे, नेट आ जाएगा। तो 1 पे अंदर वाले स्फेयर की वजह से क्या होगा, अंदर वाले के सरफेस पर है ये, तो सरफेस वाला फॉर्मूला Q1/R1 ये हो जाएगा। बाहर वाले की वजह से लिखेंगे तो बाहर वाले स्फेयर के लिए ये 1 पॉइंट अंदर है, और आपको मालूम है कि जब स्फेयर के सरफेस पे चार्ज होता है तो पूरा स्फेयर इक्विपोटेंशियल होता है और उसके सरफेस पर अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो बाहर वाले स्फेयर की वजह से चूंकि ये पॉइंट अंदर है तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0
बाहर वाले का चार्ज अपॉन बाहर वाले का रेडियस। अंदर वाले पॉइंट पे फॉर्मूला हमेशा होता है चार्ज अपॉन रेडियस, तो ये पोटेंशियल आ गया 1 का। अब बाहर वाले का लिखना है, इसको 2 मान लेते हैं। 2 का लिखेंगे तो फिर अंदर वाले की वजह से और बाहर वाले की वजह से, अंदर वाले के लिए क्यू इनर स्फेयर के लिए ये पॉइंट इसके सरफेस से बाहर है, 2 वाला पॉइंट इसके सरफेस से बाहर है। सरफेस से बाहर के लिए इसको पॉइंट चार्ज मानेंगे, पोटेंशियल आएगा 1/4πε0 Q1 और इसकी डिस्टेंस सेंटर से हो जाएगी R2, तो डिस्टेंस R2 लिखेंगे। बाहर वाले का पोटेंशियल जो 2 है उसका खुद की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, दूसरे स्फेयर की वजह से, तो सरफेस पे चार्ज है, पोटेंशियल होगा Q2/R2। ये सब सिखा चुके हैं, क्लास में प्रैक्टिस करा चुके हैं, लिखवा चुके हैं, ऐसे कई सवाल कराए अच्छे अच्छे, ये आना चाहिए। अब बड़ा छोटा बताना है। देखो ये टर्म तो दोनों में सेम है, तो इसका तो बेकार हो गया। इस वाले टर्म में ये हिस्सा भी सेम है, तो ये भी बेकार हो गया। ये हिस्सा भी सेम है, ये भी बेकार हो गया। यानी ये पहले टर्म का रेडियस, इसमें R1 यूज हो रहा है, इसमें रेडियस R1 यूज हो रहा है और इसमें R2 यूज हो रहा है। क्योंकि R2 बड़ा है इसलिए इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो V2 कम होगा, V1 ज्यादा होगा, यानी इनर शेल मस्ट बी एट हाई पोटेंशियल। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। When the separation between two charges increases, the electric potential energy, क्लास में कई बार बताया है, may increase और decrease, क्योंकि जब सेपरेशन बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। सेपरेशन बढ़ाओगे तो अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस हैं तो R बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, यहां R बढ़ाओगे तो U घटेगा। दोनों माइनस माइनस होते तब भी ये प्लस हो जाता, लेकिन जब एक चार्ज प्लस होगा और एक माइनस होगा तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें चार्ज को विद साइन रखते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब R बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू कम होगी, मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन माइनस साइन लगा है, इसलिए ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में है तो R बढ़ाने पर घटेगी, लेकिन अगर नेगेटिव में है तो R बढ़ाने पर बढ़ेगी, यानी बढ़ भी सकती घट भी सकती, क्योंकि यहां लिखा नहीं चार्जेस कैसे हैं। लिखा होता पॉजिटिव चार्जेस हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक आंसर आता, अब यहां लिखा नहीं तो दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, तो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, यहां 2 सर्फेसेस आपको डायग्राम में दिखाई गई हैं। कह रहे हैं एक चार्ज को पहले से दूसरे सरफेस तक इस पाथ से लेकर जाते हैं जो यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, इस पाथ पर लेके जाते हैं, डिस्टेंस 2 मीटर है, पूछ रहे हैं वर्क डन बता दीजिए। इसका पोटेंशियल V2 है, इसका V1 है। आपको मालूम है किसी चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने में जो वर्क होता है वो सीधा सीधा होता है Q डेल्टा V, ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है। जब नहीं लिखा होता है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालते हैं। Q वो चार्ज है जिसको लेकर गए हैं और डेल्टा V है पोटेंशियल डिफरेंस जहां से जहां तक लेकर गए। साथ में सही, जैसे कही सर इसमें तो 45 डिग्री पे लिखा गया ले जाया गया, तो आपसे हमने पढ़ाया है क्लास में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क वो कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो तुम पहले सरफेस से दूसरे सरफेस तक चार्ज को 45 डिग्री की लाइन पे ले जाओ, 60 डिग्री की लाइन पे ले जाओ, 90 डिग्री की लाइन पे ले जाओ, पैराबोलिक पाथ पे ले जाओ, सर्कुलर पाथ पे ले जाओ, जैसे भी ले जाओ, वर्क डन चेंज नहीं करेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल इस पर डिपेंड करता है कहां से कहां लेकर गए हैं। तो V1 से V2 लेकर गए हैं तो वर्क डन Q इंटू V2 माइनस V1, यानी सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना दिया हुआ है और फील्ड पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक है, आप सबको पता है E होता है जब V एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दिया होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट होता है माइनस डेल V बाई डेल एक्स। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ये माइनस तो फॉर्मूले में था, एक यहां माइनस है। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो x को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे, तो ये माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, x का 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा वाई स्क्वायर। तो यानी x कंपोनेंट हो जाएगा वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर सेकेंड और फोर्थ में दिया है, y कंपोनेंट निकालेंगे तो वो होगा माइनस डेल V बाई डेल वाई, माइनस तो पहले से है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मान लेंगे, तो माइनस x कांस्टेंट हो गया।
है ना, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2xy आएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ABCD आर पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, ये 4 पॉइंट्स हैं, ऐसे दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज इतने, इलेक्ट्रिक फील्ड है 225√2 वोल्ट पर मीटर अलोंग PA, अलोंग PA, ये A पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये C पॉइंट, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहे हैं। VP अगर 13 वोल्ट है, P का पोटेंशियल P यहां है, ये 13 वोल्ट है। अच्छा, ये डिस्टेंस 0.2 मीटर दी है, इसका मतलब एक खाना, 2 खानों की चौड़ाई 0.2 मीटर है, तो एक खाने की 0.1 हो जाएगी, 4 खाने हैं तो 0.4, तो ये 0.4, ये 0.4, यानी एक स्क्वायर बना है। कह रहे हैं VP 13 वोल्ट है तो VB बता दो, VB, तो VB का मतलब ये बताना है, ये तो देखो अगर ये बनाए ऐसे, इसको कलर बदल देते हैं, ये अगर ऐसे बना लें, ऐसे ऐसे, तो देखो ये जो लाइन है ये डायगोनल हो गए दोनों, क्योंकि ये स्क्वायर बना है और हम जानते हैं स्क्वायर के दोनों डायगोनल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये ऑरेंज वाली लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही है, ये जो लाइन है BPD वाली जिसपे ये पॉइंट्स लाई करते हैं, P, B और D, ये जो पॉइंट्स लाई करते हैं, ये लाइन जो है इस डायगोनल के, क्योंकि दोनों डायगोनल हैं तो इसके परपेंडिकुलर होगी। ये जो ऑरेंज वाला डायगोनल बना हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, यानी ये ग्रीन वाला जो ये पिंक वाला ये जो बना हुआ है पर्पल वाला, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस होती है उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, उसमें हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर P का पोटेंशियल 13 वोल्ट है तो B का भी 13 होगा, D का भी 13 होगा, इस कोने का भी 13 होगा, इस कोने का भी 13 होगा, सबका 13 वोल्ट होगा इस लाइन पर, तो आंसर आएगा 13 वोल्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, इसमें सॉल्व ही नहीं करना है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट PI, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट PI है, PI मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग डाइपोल रखा हुआ है, सिचुएटेड एट 0,0,0, यानी इसका जो सेंटर है वो 0,0,0, यानी ये ओरिजिन हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बताना है 0,3/√3r/2 पर, तो मतलब 0 ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो पोटेंशियल बताना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, जेड कोऑर्डिनेट 0 है, उसमें केवल वाई कोऑर्डिनेट है, यानी ये जो पोटेंशियल जहां बताना है ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है और कितने डिस्टेंस पर है, r√3/2, ये डिस्टेंस पर है, पोटेंशियल बताना है। तुम्हें पता है ये इक्वी पोटेंशियल, इस पॉइंट पे जब पोटेंशियल पूछेंगे तो आपको बताया था डाइपोल के अलोंग जो पॉइंट होता है उसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, एक्सियल, और डाइपोल के परपेंडिकुलर जो पॉइंट होता है, लाइन होती है सेंटर से पास करती है, इसको हम इक्वेटोरियल या ब्रोडॉन पोजीशन बोलते हैं। ये एंड ऑन पोजीशन होती है, ये ब्रोडॉन, और ब्रोडॉन पोजीशन पे हर जगह पोटेंशियल 0 होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव करके देखा है, तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा, 0, तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, यानी फोर्थ करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब लार्ज डिस्टेंस लिखा होता है, वैसे तो डिस्टेंस कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर इधर कहीं भी, लेकिन जब नहीं लिखा कहां लेना है डिस्टेंस, तो हमेशा डिस्टेंस एक्सियल पोजीशन पे लेते हैं। तो r डिस्टेंस पे आपको मालूम है लार्ज डिस्टेंस है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, और यहां पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P/r², ये होता है। तो पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r²। तो पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट, तो फर्स्ट तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1। कह रहे हैं लार्ज डिस्टेंस पे फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होती है, ये भी तुम जानते हो, पोटेंशियल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल पोजीशन पे, 1/4πε0 2p/r³, तो 1/r³ के प्रोपोर्शनल, तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, तो इसमें सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं,
इन द सर्किट डायग्राम शोन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में लगे हुए, यानी इस वाले कैपेसिटर में आपको एनर्जी बतानी है। देखो इसका बैटरी का पोटेंशियल V है, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच पैरेलल में है तो इसका भी पोटेंशियल V होगा, और ये वाले तीनों कैपेसिटर सीरीज में, ये भी देखो ये A और B के बीच में बैटरी लगी है, A और B के बीच में ये वाला C लगा है, और A और B के बीच में ये तीनों भी लगे हैं। तो जो बाद वाले तीनों हैं उनको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे देखो सर्किट को ऐसे बना सकते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये पहला वाला C हो गया, और ये जो दूसरा वाला C है वो भी तो इन्हीं के बीच में लगा है, तो उनको एक साथ लगा दो, ऐसे दोनों C ऐसे लगे हुए। अब कह रहे हैं ये M और N के बीच में, तो अब जैसे इसको हम कहेंगे वो M और N है, तो ये A और B है, नाम इसका M और N रखा गया था, लेकिन जब हम इनको ऐसे बना देंगे तो ये A है तो ये भी A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है, ये भी B है, यानी इन तीनों में वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इसमें है जो इसमें। तो अगर इसमें V है तो इन तीनों में भी क्या होगा V, तो इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस टोटल V होगा। ये तीनों सीरीज में लगे हैं, सीरीज में आप जानते हो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिवीजन रूल लगता है जिसको हम पढ़ते थे PDR, तो यहां पोटेंशियल डिवीजन रूल लगेगा, तीनों में पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। कितना होगा, चूंकि तीनों बराबर बराबर हैं तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, तो तीनों का पोटेंशियल हो जाएगा 1/3 1/3 1/3, यानी इसका भी V/3 होगा, इसका भी V/3 होगा, इसका भी V/3 होगा। तो इन तीनों का पोटेंशियल बराबर होगा, और आपसे एक का पूछा गया तो आंसर क्या होगा V/3। अब उसमें कह रहे हैं आप एनर्जी स्टोर्ड बता दीजिए, तो अब पोटेंशियल पता हो गया तो एनर्जी स्टोर क्या होती है, ½ CV², तो ½ C और V की जगह V/3, तो ये 1/18 CV², ये आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 1/18 CV² आंसर हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिस कराई है क्लास में आपको, अच्छे अच्छे सवाल करा के। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, सेंटर पे एक चार्ज क्यू को रखा गया, तो यहां पर ये चार्ज क्यू रखा है, सर्किल का सेंटर है। ए चार्ज क्यू नॉट, एक चार्ज क्यू नॉट है, उसको ले जाया गया है ए से बी तक, फिर सी तक, फिर डी तक। मतलब एक चार्ज क्यू नॉट है, एक चार्ज क्यू नॉट है ये, और उसको पहले ए से बी ले गए, फिर उसी चार्ज को ए से सी ले गए, फिर उसी चार्ज को ए से डी ले गए। पूछ रहे हैं अलग अलग पाथ का वर्क में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा कौन छोटा। तुम्हें ये पता है कि जब किसी चार्ज को कहीं से कहीं ले जाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो होता है जिस चार्ज को लेकर गए वो चार्ज इनटू जहां से जहां तक लेकर गए वो पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस में उस चार्ज का अपना पोटेंशियल शामिल नहीं होता जिसको लेकर गए। तो क्यू नॉट को लेकर जा रहे हैं तो इसमें क्यू नॉट का पोटेंशियल शामिल नहीं होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यू नॉट के अलावा और जितने चार्जेस सिस्टम में प्रेजेंट हैं उनका होगा। यहां क्यू नॉट के अलावा एक ही चार्ज सिस्टम में प्रेजेंट है और वो है क्यू, तो यानी ये पोटेंशियल क्यू का होगा। और तुम जानते हो क्यू से ए की डिस्टेंस भी आर है, क्यू से बी के डिस्टेंस भी आर है, क्यू से डी के डिस्टेंस भी आर है आर, और क्यू से सी के डिस्टेंस भी आर है। क्यू सेंटर पे है और ए बी सी डी चारों पॉइंट कॉर्नर पे है, तो चारों की डिस्टेंस सेंटर से आर ही होगी। तो अगर इन चारों पॉइंट का पोटेंशियल लिखें तो आपको मालूम है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला आर डिस्टेंस पे ये होता है। जब चारों पॉइंटों की डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज क्यू से सेम है तो सबका पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। तो ए बी सी डी सबके पोटेंशियल सेम होंगे, और जब पोटेंशियल सेम होंगे तो तुम चाहे ए से सी जाओ, जितना ए का पोटेंशियल उतना सी का पोटेंशियल, डिफरेंस कितना होगा, 0। ए से बी जाओ डिफरेंस 0, ए से डी जाओ डिफरेंस 0। जब सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही आएगा तो वर्क भी कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन होगा 0 अलोंग ऑल पाथ्स। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही उसी पार्ट पे क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं चार्ज को, ये एक चार्ज प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है, और यहां कह रहे हैं एक चार्ज दूसरा है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस कैपिटल क्यू। एक दूसरा चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, उसको इस सेमी सर्किल पे, सीआरडी जो सर्किल बना हुआ सी पे रखा था ये प्लस क्यू चार्ज, उसको इस प्लस क्यू चार्ज को
इस प्लस क्यू चार्ज को इस रास्ते से सी से डी लेकर गए, वर्क डन बताना है। तो देखो वही फॉर्मूला, जिस चार्ज को लेकर जाना है वो चार्ज यहां लिखते हैं, जहां से जहां ले जाना है तो सी से डी ले जाना है, यहां लिखते हैं उनका फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके कारण लेंगे, जिस चार्ज को ले गए उसका पोटेंशियल नहीं लिखेंगे, उसके अलावा जितने चार्जेस हैं उसको लिखेंगे। क्यू को लेकर गए हैं कैपिटल क्यू को, तो इसके पोटेंशियल का कोई यूज नहीं होगा। इसके अलावा दो चार्ज और हैं, तो इन दोनों के कारण ही सी का पोटेंशियल आएगा और इन दोनों के कारण ही डी का पोटेंशियल आएगा। इन दोनों के कारण जब हम सी का पोटेंशियल लिखेंगे वीसी, तो प्लस क्यू से भी डिस्टेंस एल है और माइनस क्यू से भी डिस्टेंस एल है, तो प्लस क्यू का जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा माइनस क्यू का उतना नेगेटिव होगा, तो टोटल पोटेंशियल सी का तो जीरो हो जाएगा। डी का पोटेंशियल लिख देते हैं, तो यहां लिखते हैं, तो ये क्यू आएगा, क्यू। डी का पोटेंशियल इन दोनों की वजह से होगा, क्यू से डी की डिस्टेंस है 3L, तो डी का पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/3L। ये तो केवल क्यू की वजह से आया। माइनस क्यू से डी की डिस्टेंस है L, तो माइनस क्यू का भी लेना पड़ेगा, टोटल पोटेंशियल लेना है, तो ये आ गया -Q/L। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को विद साइन रखेंगे, Vc तो जीरो ही हो गया, पता ही चल गया, ये Vd की वैल्यू हो गई, सॉल्व कर लेंगे। तो Q/4πε0L कॉमन आ गया, Q/4πε0L कॉमन आ गया, यहां बचा 1/3 और यहां बचा -1। 1/3 -1 करोगे तो माइनस का 2/3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 6 आ जाएगा, तो माइनस का QQ/6ε0L, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं चार्ज को यहां से फेंका गया है, कह रहे हैं ये किसी भी प्लेट से ना टकराए और बाहर निकल जाए, उसके लिए इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। 2D मोशन का क्वेश्चन है। देखो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ ऐसे होगा। फेंका किसको गया है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के उल्टा लगता है, तो फील्ड ऊपर है तो फोर्स नीचे लगेगा, फोर्स नीचे लगेगा तो जो एक्सेलरेशन है वो भी नीचे की तरफ आएगा, और वो होगा फोर्स बाय मास। फोर्स होगा QE, मास होगा m। फेंका हॉरिजॉन्टली गया है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा, तो uy 0 होगा, ux में v0 है। अच्छा इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है, वो आपने दिखा दिया। तो बताओ एक डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ऐसा पाथ कौन सा होता है, 2D मोशन, पैराबोलिक मोशन, यानी ये पैराबोलिक पाथ पे आगे बढ़ेगा। जैसे पैराबोला फेंकते हैं ना प्रोजेक्टाइल किसी हाइट से, तो हाइट से फेंकते हैं तो वहां नीचे की तरफ क्या लगता है, G, यहां G की जगह A लग रहा है, बस इतना अंतर है, बाकी पूरा क्वेश्चन वही है। अब जब ये पैराबोलिक पाथ पे जाएगा तो नीचे झुकेगा, अब झुकेगा तो वो कह रहे हैं प्लेट से ना टकराए, प्लेट से टकराए बिना बाहर निकल जाए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये किस प्लेट से टकरा सकता है, तो देखो ऊपर तो मुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो ये इसको नीचे मोड़ देगा, तो ऊपर वाली प्लेट से तो ये टकरा ही नहीं सकता। टकराएगा किससे, अगर टकराएगा तो नीचे वाले से। कब टकरा सकता है, जैसे ऐसे आ जाए, यहां गिर जाए तो टकरा जाएगा, यहां गिर जाए तो टकरा जाएगा, यहां गिर जाए तो टकरा जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं टकराना है। तो नहीं टकराने का सबसे बाउंड्री लेवल पे कंडीशन क्या हो सकती है कि ये यहां से जस्ट ऐसे निकल जाए, जस्ट प्लेट को टच करता हुआ ऐसे निकल जाए पैराबोलिक पाथ पे, ऐसे थोड़ा सही बना दें, ऐसे निकल जाए, जस्ट ऐसे निकल जाएगा तो नहीं टकराएगा, और ये कौन सा पाथ है, पैराबोलिक। अब बताओ ऐसे अगर ये निकला तो इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट L हुआ, और शुरू में ये इस हाइट पर था, निकला तो इस हाइट पे चला गया, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, d/2। देखो ये d/2 दिया, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट d/2 हुआ, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट L हुआ। तो इस क्वेश्चन में पहला यह ध्यान देना है कि ना टकराए, इसका मतलब क्या हुआ, फिर उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब x मोशन लो, उसमें x का डिस्प्लेसमेंट लिखो, y मोशन लो, उसमें y का डिस्प्लेसमेंट लिखो।
एक्स मोशन में जब कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं तो सीधा इक्वेशन लगेगा एक्स मोशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक्स, वेलोसिटी वी नॉट, टाइम टी। एक्स की वैल्यू एल है, हमें पता है जब बाहर निकलेगा तो डिस्प्लेसमेंट एल होगा। यहां से टाइम सॉल्व हो गया कि ये बाहर कितनी देर बाद निकलेगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि बाहर कितनी देर बाद निकल पाएगा तो आंसर होता एल बाई वी नॉट। अब कह रहे हैं ना टकराए, ना टकराने के लिए तुम सोचो इसका वाइड जब ये बाहर निकले यानी इतने टाइम बाद इसका डिस्प्लेसमेंट डी बाई टू होना चाहिए। तो जब डी बाई टू डिस्प्लेसमेंट होगा तो जस्ट किनारे से बाहर निकल जाएगा। तो वाई मोशन लो, वाई मोशन में इक्वेशन लगाते हैं y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये सब बहुत कायदे से आपको पढ़ाया गया है। डिस्प्लेसमेंट डी बाई टू हुआ है, यू वाई जीरो है, ए वाई ए है और टाइम टी स्क्वायर। टू टू कैंसिल हो गया, d इक्वल टू ए टी स्क्वायर आ गया। a की वैल्यू है क्यू ई बाई एम यानी ई ई बाई एम और टाइम आपने सॉल्व किया l बाई वी नॉट रख देंगे तो ये आएगा l स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। यहां से वी नॉट सॉल्व करना है, वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा ई ई एल स्क्वायर बाई एम डी। वी नॉट लोगे तो रूट लगा दोगे, l बाहर आ जाएगा, l रूट ई ई बाई एम डी, एल रूट ई बाई एम डी। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर चाहो तो इस तरह का याद कर सकते हो, इस आंसर को चाहो तो फ्यूचर के लिए याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, ई बाई एम डी, ठीक है ना। लेकिन याद करते समय ध्यान रखना यहां सेपरेशन डी दिया था तो यहां डी आया। मान लो आधा डी दिया होता तो ये पूरा 2D होता तो यहां 2D आता, ये बात ध्यान रखना। n identical drops of mercury are charged to a potential of 10 वोल्ट। n ड्रॉप्स हैं और इन सबको 10 वोल्ट तक चार्ज किया गया है, 10 वोल्ट तक। तो अगर रेडियस r मान लें तो v इक्वल टू होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। q आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू v। v 10 दिया है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 10। यही तो ड्रॉप का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का स्फीयर के लिए। अब कह रहे हैं ऐसी n ड्रॉप्स हैं, ऐसी n ड्रॉप्स हैं तो सब पे चार्ज q q होगा, इस पे भी q, इस पे भी q, इस पे भी q, इस पे भी q, तो टोटल चार्ज n q हो जाएगा। जब n ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगे तो इसका रेडियस हम लोग कई बार यूज करते हैं, कहा था याद रखिए, फॉर्मूला होता है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ये रेडियस का फॉर्मूला होता है बड़े ड्रॉप के लिए, जब छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बनाते हैं तो ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। अच्छा चार्ज इस पे कितना आ जाएगा NQ। तो पूछ रहे हैं इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 40, इसका पोटेंशियल लिखें तो V डैश होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है स्फीयर के लिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। चार्ज है NQ, रेडियस है R, वैल्यू रख दो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट N। Q का फॉर्मूला वहां से आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 10 बाई कैपिटल R की वैल्यू है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, r से r कैंसिल। v डैश सॉल्व करेंगे तो v डैश आ गया, ऊपर बचा 10n और नीचे बचा n की पावर 1/3। वैल्यू रख दें, पोटेंशियल स्फीयर का 40 दिया है और ऊपर n की पावर 2/3 आ जाएगा। 0 से 0 कटा यानी n की पावर 2/3 4 आ गया। n सॉल्व करेंगे तो ये 4 की पावर 3/2 आएगा। 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर 3/2 करेंगे, 2 2 कटेगा, 2 क्यूब आ जाएगा, आंसर होगा 8। अब इसमें कैलकुलेशन की बातें इतनी ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको उतना टाइम भी नहीं मिलेगा वीडियो देखने का। तो अब ये कैलकुलेशन साल भर जहां कैलकुलेशन यूज हुआ हमने बताया है कि पावर 3/2 की वैल्यू इतनी है तो n कितना होगा, होल पावर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसको रिवाइज करो। कोई दिक्कत आए तो अलग से पूछो। तो सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 8 ड्रॉप्स। ये कह रहे हैं फिगर में प्लेट दिखाई गई हैं गिवन लिस्ट में, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चार्ज ऑन फेज 3, फेज 3 पे चार्ज। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसको बिना आप सॉल्व किए आंसर टिक कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन जब भी आता है तो ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं, अगर ढंग से पेपर बनाया गया आपके लिए रेलिवेंसी के साथ तो पेपर हमेशा ऐसा बनता है कि आपको कुछ ना कुछ तरीका डायरेक्ट पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा।
देखो इसमें जैसे कह रहे हैं चार्ज सरफेस 3 पे चार्ज बताओ, तो सरफेस 3 जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो पहली बात इस पे चार्ज नेगेटिव होगा। ये जीरो आंसर लिखा, ये हो नहीं सकता, ये जीरो आंसर है, ये हो नहीं सकता। वी तो पोटेंशियल लिखा, ये हो नहीं सकता। नेगेटिव आंसर इन दोनों में है, इन दोनों में। अच्छा, अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो देखो इसमें डिस्टेंस 2D दी है, तो जाहिर सी बात अगर डिस्टेंस यूज हो रही है इस वाले केस में तो 2D ही यूज होगी, 2D इसमें है, तो सीधा सीधा ए से क्या मैच कर जाएगा 3, यानी बिना कोई कॉन्सेप्ट लगाए आप सीधे ए से 3, और ए से 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको प्रॉपर तरीका क्या है करने का, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तरीका ऐसे है कि जैसे इसको अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करना है तो आप इसको जैसे ए नाम दे दो, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये बी हो जाएगा। अब सर्किट को रीड्रॉ करो, रीड्रॉ करो, सर्किट को रीड्रॉ करो, तो जैसे ये ए बनाया हमने, ए पॉइंट, इसका कैपेसिटेंस होगा अगर सी, तो इसका होगा C/2, क्यों, सी होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, इसमें डिस्टेंस डबल हो गई तो कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा। अब ए से बी के बीच में देखो एक पॉइंट बी बनाया हमने, ए से बी के बीच में C/2 लगा है, तो ए से बी के बीच में C/2 लगा दिया, ये लग गया। ए से बी के बीच में ही सी लगा हुआ है, तो ए से बी के बीच में ही सी लगा हुआ है, सी लगा दिया। और ए से बी के बीच में ही बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगा दी। बैटरी का नेगेटिव बी की तरफ है, सॉरी नेगेटिव बी की तरफ है और पॉजिटिव ए की तरफ है, तो ऐसे करके बैटरी लगा दी। अब बताओ सर्किट आसान हो गया, ये बनाना सिखाया आपको कई बार। अब ये सर्किट आसान हो गया, अब आपसे कहा जा रहा जो, तो अब आप बताओ सब तीनों पैरेलल में है तो तीनों में पोटेंशियल कितना होगा, वी। पोटेंशियल वी होगा तो चार्ज होता है Q = CV, ये प्लेट प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। आपसे किस पे पूछा गया चार्ज, 2D वाले पे, 2D यानी इस पे, और प्लेट 3 कौन सी है, ये प्लेट नंबर नाम लिख देते हैं, ये प्लेट नंबर अगर 2 है तो ये प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 3 पे पूछा गया है, वो 4 और 5 है, ये 4 है ये 5 है, 3 का चार्ज पूछा गया। बताओ इस वाले पे चार्ज कितना होगा, Q = C/2 × V, C कितना होता है एप्सिलॉन नॉट A/D × V, ये चार्ज होगा। माइनस में है 3 पर तो माइनस में लिख देंगे, 2 होता तो प्लस में लिखते। अब चार्ज पूछें, एनर्जी पूछें, पोटेंशियल डिफरेंस पूछें, कुछ पूछें, निकल जाए, सिर्फ सर्किट को रीड्रॉ करना है। तो ये करने की जरूरत भी नहीं थी, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करते, ये तो घर के लिए सीखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे थे तो सीधा आंसर पता चल रहा था A का 3 होगा, और A का 3 एक ही ऑप्शन में दिया है, डायरेक्ट कर देंगे। 2025 के पेपर में भी जैसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जितने जो बहुत इरेलीवेंट थे, उसमें कोई ना कोई तरीका था कि आप ऑप्शन तक पहुंच सकते थे, एक आधा क्वेश्चन छोड़ के डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते थे बिना फिजिक्स जाने, है ना। आगे बढ़ते हैं। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंड इन सीरीज। अगर 3 कैपेसिटर्स हैं, ब्रेक डाउन का मतलब है इन कैपेसिटर्स के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो ये मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस बर्दाश्त कर सकता है, उसको बोलते हैं इसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ब्रेकडाउन पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल अगर आप इसको दे दोगे तो इसके अंदर का जो मीडियम है वो आयनाइज हो जाएगा, सारा चार्ज फ्लो करके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ब्रेकडाउन पोटेंशियल का मतलब होता है कोई कैपेसिटर मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस बर्दाश्त कर सकता है, तब तक वो सेफ रहेगा। उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा कैपेसिटर, चार्ज मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा, सारा चार्ज एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये ब्रेकडाउन पोटेंशियल V है। कह रहे हैं 3 ऐसे कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया, तो 3 ऐसे कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया, है ना। इसका भी ब्रेकडाउन पोटेंशियल V है, इसका भी ब्रेकडाउन पोटेंशियल V है, VB मतलब ब्रेकडाउन पोटेंशियल, और इसका भी ब्रेकडाउन पोटेंशियल V है। तीनों का कैपेसिटेंस C है, इसका भी C, इसका भी C, इसका भी C। कह रहे पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो, वो तो जानते हो सीरीज में C/3 हो जाएगा, तो C/3 तो पहला और तीसरा तो हो ही नहीं सकते, C/3 C/3। इक्विवेलेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज बता दो, तो ये याद कर लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, इसका फॉर्मूला याद कर लो, ये होता है C × VB मिनिमम अपॉन C इक्विवेलेंट। C × VB मिनिमम का मतलब हर कैपेसिटर को अपने अपने, हर कैपेसिटेंस को अपने अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज से मल्टीप्लाई करो, जिसके लिए C × VB मिनिमम आ जाए वो ले लो,
ठीक है ना। जैसे इसका C इंटू वी भी करेंगे तो CV आएगा, इसका भी CV आएगा, इसका भी CV, बराबर आ रहे हैं। मान लो एक का C इंटू ब्रेकडाउन वोल्टेज किया 10 आ गया, एक का C इंटू वीबी की वैल्यू 20 आ गई, एक की C इंटू वीबी की वैल्यू 30 आ गई, तो मिनिमम कौन सा इसमें है 10, तो वो यहां लिखेंगे। इसमें तो तीनों बराबर हैं तो CV ही ले लेंगे। और नीचे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और यहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा C/3। C कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 3V, और 3V मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। C दिया हुआ है 6 माइक्रोफैरड, तो पूछना है चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, चार्ज बताना है। ऐसा कोई भी सर्किट आए सीधा KVL KCL का क्वेश्चन होता है। यहां से मान लो चार्ज क्यों फ्लो हुआ, जिधर भी मन करे मान लो, सही मानोगे प्लस आएगा सॉल्व होकर, गलत माना होगा माइनस आ जाएगा, ऐसे गया। इधर से चार्ज गया है तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, जो मन करे वो डायरेक्शन मान लो, ये पता है आपको। KVL लगा दो, यहां से शुरू करेंगे वहां तक जाएंगे, KVL यूज करेंगे। जीरो से, ये अर्थ का साइन है जीरो पोटेंशियल, तो जीरो। ऊपर गए बैटरी के EMF के डायरेक्शन में गए तो +10, इधर गए तो प्लस से माइनस गए तो -Q/2C, फिर गए तो प्लस से माइनस गए तो -Q/C, फिर कहां पहुंच गए जीरो पर, इक्वल टू जीरो। तो 10 इक्वल टू आएगा Q/2C प्लस Q/C, ये आ गया। Q कॉमन ले लो, C की वैल्यू 6 दी है तो ये 1/12 प्लस 1/6 हो जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, तो 10 इक्वल टू Q/4। Q सॉल्व होकर आ गया 40 माइक्रो कूलम, तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, है ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर इज प्लेस्ड, कह रहे हैं अगर ये स्फेयर रखा है, इसके सामने चार्ज क्यू रखा है, अगर VA VB VC पोटेंशियल है ABC के, तो इनका रिलेशन क्या होगा, कुछ सोचना ही नहीं। अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा सेम होता है, जब तक अंदर कोई अलग से चार्ज प्लेस ना किया जाए, या तब अंदर फील्ड जीरो होता है। मतलब कंडक्टर के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं रखा है तो अंदर नेट फील्ड हमेशा कितना होगा, जीरो, और पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होगा, तो VA VB VC बराबर होंगे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। अब देखो, देखने में इसमें शक्ल इसकी जो लग रही है वो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी लग रही है, लेकिन है नहीं। हमने आपसे बताया था एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाओ, अगर इस पे चढ़ के जा सकते हो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, फांद के जाना होता तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता। इधर और इधर टर्मिनल होते तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता, इधर इधर टर्मिनल है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ये दोनों किसमें, सीरीज में, सीधा आंसर। ये दोनों सीरीज में C/2, ये दोनों सीरीज में C/2, C/2 C/2 और 2C पैरेलल में, तो C/2 C/2 C हो जाएगा, उसके साथ 2C पैरेलल में, तो आंसर आएगा 3C, तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, है ना। टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड आर 4 mm अपार्ट। इसकी प्लेट्स 4 mm अपार्ट है, मतलब कैपेसिटेंस भी लिखा है और इसकी डिस्टेंस भी दी है। C इक्वल टू ε0A/d होता है, D की वैल्यू 4 दे दी गई, तो ε0A आ गया 4C, ये लिख सकते हैं ऐसे। अब कह रहे हैं ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 mm इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। अब इसके प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है और डिस्टेंस बीच की 3 मिलीमीटर है, ये भर दिया गया। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाया है आपको, ε0A/d, d कितना दिया था 4, तो d माइनस टी प्लस T/K, ये फॉर्मूला लिखाया है आपको हमने, वैल्यू रख दो, तो कितना आ जाएगा कैपेसिटेंस, देखो C' आ जाएगा ε0A/d, 4 दिया है, T 3 है, प्लस T/K में K भी 3 है, तो C' आया ε0A, 4 माइनस 3 1 बचेगा, और ये 2 आ जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस का हमने यहां कोई मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि वो कंपैरिजन करके आंसर निकालना, तो यूनिट का यूज नहीं है। ε0A की वैल्यू क्या आई थी 4C, तो इसकी जगह 4C रख दो, 4C/2, तो आंसर आ जाएगा 2C, तो सही आंसर होगा 2C, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए।
ये कह रहे हैं चार्जेस रखे हैं यहां पर, सेंटर पे फील्ड बताना है। ये रेगुलर पेंटागन है, यानी साइड लेंथ सेम है, रेगुलर पेंटागन है। ऐसा क्वेश्चन अभी ट्रायंगल में भी आया था, पीछे कराया आपको, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे इसको करेंगे। हमें मालूम है अगर यहां पांचों चार्ज प्लस में होते तो आंसर 0 आता सेंटर पे। 4 चार्ज तो प्लस में है लेकिन पांचवा गड़बड़ कर रहा है, तो हम जो गड़बड़ कर रहा है चार्ज उसको रिप्लेस, मतलब ये माइनस क्यू रहने दें, लेकिन अपनी तरफ से हम 2 चार्ज और रख लें यहां पर। कौन कौन से? एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो अब इस कॉर्नर पे 3 चार्ज हो गए। माइनस क्यू पहले से रखा था, प्लस क्यू माइनस क्यू हमने रख दिया। रखने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, टोटल चार्ज निकालो अभी भी कितना है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, अभी भी माइनस क्यू है। हमारा फायदा क्या हुआ कि अब जो ये चार्जेस हैं, इन चार्जेस में अगर आप देखो तो ये वाला प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू और ये वाला प्लस क्यू, पांचों चार्ज 5 कॉर्नर पे रखे हैं, पांचों प्लस हैं, तो इन पांचों का फील्ड कितना हो जाएगा? 0। जब इन पांचों का फील्ड 0 हो गया तो अब जो चार्जेस बचे, जब इन पांचों का फील्ड 0 हो गया तो अब जो चार्जेस बचे, तो यहां तो ये सब यूटिलाइज हो गए, तो बाकी सब तो यूज हो गए, यही वाले चार्जेस बच गए 2, माइनस क्यू यानी -2q बच गए। सेंटर से डिस्टेंस r है। अब फील्ड कितना होगा इसका? 1/4πε0 2q/r²। तो 2q/r² आंसर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। समझ आ गया ना बात? इस तरह के जितने क्वेश्चन हो ऐसे करो। तो चेक कर लिया इसको, 2q/r²। ये कह रहे हैं कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी k0। हम लोग रो लिखते थे, उसको इन्होंने k0 लिखा है। द फील्ड एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पे फील्ड पूछ रहा है और r ग्रेटर देन r है, मतलब ये पॉइंट सरफेस से बाहर है, यहां फील्ड पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं सीधे। इस पे पूरे पे चार्ज है, वॉल्यूम डेंसिटी रो गिवन है, k0 गिवन है, रेडियस r है, रेडियस r है, और फील्ड पूछ रहे हैं सेंटर से r डिस्टेंस बाहर। यहां हमें मालूम है बाहर के लिए इसको पॉइंट चार्ज मानते हैं, फॉर्मूला हमें याद है। पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से बाहर फील्ड होगा इसका टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई r²। लेकिन आंसर को Q के फॉर्म में ना लिखकर k0 के फॉर्म में लिखना है। k0 के फॉर्म, k0 डेंसिटी है, चार्ज को लिख सकते हैं इसका वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी जो रो लिखते थे उसको उन्होंने k0 लिखा, तो k0 इंटू इसका वॉल्यूम 4/3πr³ डिवाइडेड बाई r²। 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा k0r³/3ε0r²। ये आंसर आएगा। k0r³/3ε0r² किसी में दिया ही नहीं है ना? तो जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वाला हो सकता है, लेकिन यहां एक करेक्शन है, ये 3ε0 होगा। अगर करेक्शन नहीं कराया गया तो ये बोनस दे दिया जाएगा, है ना? तो k0r³/3ε0r², है ना? आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है थीटा के साथ, जहां ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। तो जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, यूनिफॉर्म फील्ड में, और ऐसे करके डाइपोल रखा हुआ है ऐसे। ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, ये डाइपोल मोमेंट है, एंगल थीटा। तो हम सब जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है -p cos थीटा, यानी u प्रोपोर्शनल टू -cos थीटा के। तो ग्राफ cos थीटा जैसा आएगा। अब cos थीटा का ग्राफ आपको मालूम है ऊपर से शुरू होता है और नीचे ऐसे जाता है, ये cos थीटा होगा। -cos थीटा का ग्राफ बनाना है तो वो इसका मिरर इमेज ले लिया जाएगा। तो ये प्लस में ऊपर है तो माइनस में कहां से शुरू होगा? नीचे से। इसका मिरर इमेज ले लो, ऐसे करके बनेगा। इससे मिलता जुलता ग्राफ कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, है ना? स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज। अगर सरफेस पे चार्ज है तो हमें मालूम है अंदर कहीं भी नेट फील्ड हमेशा कितना होता है? 0। तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, यानी 0, है ना?
4 point charges each having charge plus q is placed on the circumference of a circle of radius r in such a way, एक सर्किल पे 4 चार्जेस को रखा गया है ऐसे करके, और ऐसे रखा गया कि जो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है वो एक स्क्वायर बना देती है। यहां क्यू, यहां क्यू, यहां क्यू, यहां क्यू। और ये पता ही है आपको कि जब ये सर्किल पे रखे हैं, सर्किल का रेडियस r है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो 2r हो जाएगा। डायगोनल 2r है और आपको मालूम, अगर इसका साइड लेंथ हम a मान लें तो आपको मालूम है डायगोनल होता है a√2। अगर किसी स्क्वायर का साइड लेंथ a है तो डायगोनल क्या होता है a√2। तो a√2 की वैल्यू 2r है, तो a कितना हो जाएगा, साइड लेंथ कितनी हो जाएगी 2r/√2, यानी ये r√2 हो जाएगी। तो साइड लेंथ जो उसकी होगी वो r√2 होगी। साइड लेंथ जाननी पड़ेगी ना, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी लिख पाओगे। आप कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो कुछ है ही नहीं, पेयर बनाने होते हैं। जैसे इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, तो टोटल पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 2 की एनर्जी प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2 3। जितने पेयर बने बना लो और कोई पेयर रिपीट ना हो, याद है ना, ये लिखना बताया था, प्लस 3 4। सबकी एनर्जी लिखोगे, जोड़ोगे, जोड़ लोगे, एनर्जी लिख के ऐड करोगे, डिस्टेंस r√2 आ ही गई, एनर्जी लिख कर ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा कि q²/r 2√2 + 1। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, है ना। लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है, लिख ही लोगे एनर्जी। बस इसमें यही खास बात थी कि आप लेंथ निकाल लो, डिराइव करोगे, एनर्जी लिखोगे, फॉर्मूला लिख ही दिया है, वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। A parallel plate capacitor has capacitance C and charge Q। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C है और चार्ज Q है। ए थिन कंडक्टिंग, थिन पे ध्यान दो, थिन कंडक्टिंग, ये थिन कंडक्टिंग मेटल शीट, ये T इसकी थिकनेस लगभग 0, थिन का मतलब थिकनेस 0, ऐसे रख दी गई। पूछ रहे हैं क्या होगा, तो तुम्हें मालूम है कि जब ऐसे रखेंगे कोई किसी कैपेसिटर को, अगर बैटरी से आप डिस्कनेक्ट कर चुके हैं तो उसमें कुछ भी करो चार्ज नहीं बदलेगा, तो चार्ज रिमेन सेम, वो तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, सी का क्या होगा, तुम्हें तो ये भी सिखाया गया है कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के पैरेलल ऐसे रख देते हैं तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है ε0 A/d - t + t/k, ये होगा। लेकिन चूंकि इतनी पतली पट्टी रखी गई है तो ऑलमोस्ट इसकी थिकनेस को इग्नोर कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसकी थोड़ी भी मोटाई होती तो के चेंज, तो सी चेंज कर जाता। इतनी थिन रखा गया है तो सी ऑलमोस्ट रिमेन्स अनचेंज, तो सी लगभग अनचेंज रहेगा, और जो चार्ज है वो भी अनचेंज रहेगा। तो बोथ सी एंड क्यू रिमेन सेम, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अगर इसकी थोड़ी भी मोटाई होती तो चेंज हो जाता, है ना, चार्ज सेम रहता, कैपेसिटेंस चेंज हो जाता। 8.85 माइक्रोकूलम चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, 8.85 माइक्रोकूलम चार्ज यहां सेंटर पे रखा है, हेमिस्फेयर के, फ्लक्स पूछ रहे हैं। ये पता है कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, चार्ज के कारण फ्लक्स पूछे तो गॉस थ्योरम सोचते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम केवल क्लोज सरफेस के लिए लगती है, अभी ये क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ज से निकलने वाली बहुत सारी लाइंस बाहर चली जाएंगी। याद है ना ये सब। क्लोज का मतलब ये नहीं कि कोई ढक्कन लगा दो कटोरे पे तो क्लोज हो गया, ढक्कन लगा है कि नहीं लगा वो वाला क्लोज से मतलब नहीं है। क्लोज से मतलब होता है अगर किसी चार्ज से निकलने वाली एक भी लाइन ऑफ फोर्स बिना सरफेस को पेनिट्रेट किए बाहर चली गई तो हम कहेंगे उस चार्ज के लिए वो सरफेस क्लोज्ड नहीं है। तो तुम देखो इससे जो लाइंस इधर आएंगी ये सब इसकी किसी भी सरफेस को पेनिट्रेट किए बिना बाहर चली जाएंगी। तो ढक्कन लगा है कि नहीं लगा उससे नहीं मतलब, ढक्कन लगा दो तब भी ओपन ही सरफेस मानी जाएगी। तो ये हम कहेंगे इस चार्ज के लिए ये स्फीयर क्लोज नहीं है, नहीं है तो क्लोज करेंगे, सिमेट्रिकली क्लोज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। पूरे स्फीयर का फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0। गॉस थ्योरम सब तो क्लोज हो गया, तो पूरे का क्या होगा, Q/ε0। लेकिन हमसे उन्होंने पूरे का पूछा नहीं, हमसे आधे का पूछा है, ऊपर वाले आधे का, तो फ्लक्स भी आधा हो जाएगा, तो Q/2ε0 ये आंसर होगा। Q आपको दिया है 8.85 इंटू 10⁻⁻6 सॉरी -6 माइक्रोकूलम, और 2 ε0 भी होगा 8.85 इंटू 10⁻12, ये तो हो गया कैंसिल।
वो ऊपर आया तो 10 की पावर 12 माइनस 6 6 बचा, तो 10 की पावर 6/2। इसको 10 इंटू 10 की पावर 5/2 लिख सकते हो, तो ये 5 इंटू 10 की पावर 5, ये आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एसआई यूनिट में, है ना। 41 कह रहे हैं अगर ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है तो ए और बी के बीच में क्या होगा। वही कॉन्सेप्ट पुराना, मानेंगे इधर से चार्ज क्यू जा रहा है तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये भी प्लस क्यू माइनस क्यू, इधर बट जाएगा, दोनों बराबर हैं, चार्ज डिवाइड होगा लेकिन बराबर हैं तो आधा आधा डिवाइड होगा, Q/3 Q/3। फिर ये Q/3 इधर आएगा जुड़ जाएगा और Q/6 हो जाएगा, ये इधर Q/6 जाएगा, इस पे प्लस Q/3 जुड़ेगा तो Q हो क्या हो जाएगा कि गलत कर दिया था हमने, Q/3 क्यों होगा, आधा आधा होगा ना, तो Q/2 होगा। Q चार्ज आया था, दोनों में बट गया तो कितना हो जाएगा Q/2 Q/2 Q/2, और ये Q/2 इधर फिर जुड़ेगा, Q हो जाएगा, तो इस पे Q चला जाएगा। अब कह रहे हैं ए और सी के बीच में 6 वोल्ट है, तो ए से सी तक केवीएल लगाओ, केवीएल फ्रॉम ए टू सी। ए से सी केवीएल लगाओगे तो वीए, ए से चलेंगे तो वीए लिखेंगे, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस Q/6, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं माइनस Q/6, और पहुंच गए सी पर इक्वल टू वीसी। वीए माइनस वीसी की वैल्यू आ गई, वीए माइनस वीसी की वैल्यू आ गई 2Q/6 यानी Q/3। वीए माइनस वीसी आपको दिया है 6 वोल्ट, तो 6 इक्वल टू Q/3, तो Q आ गया 18 माइक्रोकूलम, यानी जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो 18 माइक्रोकूलम फ्लो हो रहा है। अब तुमसे कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में बताओ, तो दोबारा ए से बी चल के जाओ, केवीएल लगा दो। तो अब ए से बी तक केवीएल लगाएंगे, क्यू सॉल्व हो चुका 18, तो वीए माइनस 18/6, फिर माइनस 18/6, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, इधर गए किसी एक रास्ते से जाएंगे, तो मान लो इस रास्ते से गए, इधर आए, बाहर बाहर चले गए, इस रास्ते से आए, इधर इधर होते हुए इधर चले गए, ऐसे जा रहे हैं, तो Q ये 18/6, अब ऊपर चले गए तो Q/2 यानी 9 कूलम चार्ज गया, तो माइनस 9/3, 9 चार्ज है बाई 3, इधर आए तो फिर 18 गया, 18/6, कहां पहुंच गए बी पर, तो ये VA माइनस ये 3 आएगा, ये 3 आएगा 6 हो गया, ये 3 आएगा 9 हो गया, और ये 3 आएगा 12 हो गया, तो VA माइनस 12 इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB सॉल्व होकर आ जाएगा 12 वोल्ट। तो सही ऑप्शन होगा सेकेंड वाला 12 वोल्ट, है ना, चेक कर लीजिए। In the given circuit, the potential of point A is 3000 volt and of C is 1000 volt। फिर सेम क्वेश्चन है, पोटेंशियल ऑफ B बताइए। क्या करना है बता देते हैं, खुद कर सकते हैं। एक बार A से C चलकर जाइए, चार्ज Q मानिए, ऐसे करके Q चार्ज लिया तो यहां भी Q आया, दो रास्ते हैं मुड़ जाएगा, इसमें 20 और 20 मतलब 10 माइक्रोफैरेड लगा है, सीरीज में लगे हैं 20 और 20, 10 आ जाएगा, इसका भी 10 है। जब दोनों रास्तों में बराबर कैपेसिटेंस लगा है तो चार्ज बराबर बराबर जाएगा, इधर Q/2 इधर Q/2, ये Q/2 यहां से होता हुआ यहां पहुंचा, ये Q/2 यहां से होता हुआ यहां पहुंचा, और ये वापस इधर Q हो गया, C पर पहुंच गया। कह रहे हैं पोटेंशियल A का दिया है, C का दिया है, तो तुम A से C तक किसी एक रास्ते से चल के जाओ और Q निकाल लो, उसके बाद उससे Q सॉल्व हो जाएगा। फिर पूछना है बताओ B का पोटेंशियल क्या होगा, तुम A से B तक चल के जाओ, Q की वैल्यू रख दो, VB सॉल्व हो जाएगा। कर लोगे, सेम पिछला वाला क्वेश्चन जैसा है। तो आंसर आता है इसका शायद 2000 वोल्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, न्यूट्रल शेल है, कंडक्टिंग है, और पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ शेल। तो ये न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल है, शेल मतलब हॉलो स्फीयर है, और इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया गया, ये मेटल शेल है।
तो पूछ क्या रहे हैं, द चार्ज ऑन द सेल नेट चार्ज, तो इसमें सिंपल है, यहां प्लस क्यू रखोगे तो यहां कितना इंड्यूस होगा, माइनस क्यू, और बाहर कितना इंड्यूस होगा, प्लस क्यू, ऐसे होगा, अंदर का माइनस क्यू बाहर का प्लस क्यू, टोटल मिलाकर टोटल चार्ज अभी भी कितना है, 0। चार्ज आ गया अब इनर सरफेस पे माइनस क्यू, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू, लेकिन टोटल चार्ज तो 0 ही है, आपसे टोटल चार्ज पूछ रहे हैं, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज ऑन द शेल इज 0 अगेन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 24 माइक्रोकूलम, तो इसका चार्ज 24 माइक्रोकूलम है, एंड इट इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, ये 6 माइक्रोफैरेड लिखा है, माइक्रोफैरेड है, एफ लिखा है, सॉरी, तो ये 6 माइक्रोफैरेड लिखा है, माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एज शोन। तो अब कह रहे हैं कि स्विच क्लोज कर दें तो फाइनल चार्ज बताओ 6 पे, सिंपल है, पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। पहले का चार्ज C1 V1 यानी 24 है, दूसरे का चार्ज 0 है, C1 2 है और C2 6 है, 24/8 यानी ये 3 आ गया, है ना, तो 3 वोल्ट आ गया पोटेंशियल। अब कह रहे हैं चार्ज बता दो 6 वाले का, किसका पूछ रहे हैं, 6 वाले का, 6 वाले का चार्ज पूछेंगे तो फॉर्मूला पता है आपको, चार्ज होता है Q इक्वल टू CV, C है इसका 6 माइक्रोफैरेड और पोटेंशियल 3 वोल्ट है, क्योंकि चार्ज कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में दिया है तो चार्ज जो आएगा वो माइक्रोकूलम में आएगा, तो 18 माइक्रोकूलम यानी सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, है ना। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ दिस एंड दिस माइक्रोकूलम आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं, एक है 9 माइक्रोकूलम और एक है 6 माइक्रोकूलम, ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखें। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्लोली टू अ सेपरेशन ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक ले आया गया, इनको सेपरेशन घटाकर 4 सेंटीमीटर कर दिया गया, तो पूछना है वर्क कितना होगा। ऐसे सवालों में आप जानते हैं जब भी किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया जाता है तो वर्क डन हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, साइन यहां लिया नहीं गया है तो बस हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद साइन लिखना ही नहीं है, तो वर्क डन होगा डेल्टा यू, पोटेंशियल एनर्जी शुरू में कम होगी बाद में ज्यादा होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट शुरू में, फाइनल जो बाद में होगी 9 × 6, देखो यहां पूरा लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाए, वर्क डन होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल यू इनिशियल लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में आएगा, पहले से कॉमन ले लिया, फाइनल वाले में 9 × 6 54 हो जाएगा 54, और चूंकि माइक्रो कूलम है कूलम में बदलेंगे तो -12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होगी 4 × 10⁻², माइनस इनिशियल में भी 54 × 10⁻12 आएगा, और डिस्टेंस होगी 10 × 10⁻², जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9 होगा, 54 × 10⁻12 कॉमन ले लिया, ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 100/4 25 बचेगा, ये 10⁻2 ऊपर जाएगा 100/10 10 बचेगा, 25 - 10 15 आ जाएगा, सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सारी यूनिट एसआई मिली गई तो आंसर जूल में आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 15 और ये बचेगा 10⁻12 है ये, तो -3 सब में एक एक पॉइंट बांट दो, तो ये 1.5, ये 5.4, ये 0.9 को 1 मान लो, तो 5.4 × 15, 5.4 को 6 मान लो तो 8 से 7 के बीच में कुछ आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुणा भाग तो कर ही लोगे ना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका पेपर में हमने सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया है कि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए कि कैसे करना है। अब अगर किसी तरह की कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, किसी तरह की और कोई दिक्कत है तो आप क्लास के बाद मिलकर इसको डिस्कस कर लीजिए, बढ़िया से पेपर का सोल्यूशन देखा करिए, इससे जो सीखिए उसके नोट्स बनाइए, जो कमियां थी उसको जानिए और फिर जाकर इसको खत्म करिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सोल्यूशन में, थैंक यू, पढ़ते रहिए बड़े प्रॉपरली, टेस्ट की तैयारी प्रॉपर करके दीजिए, चलिए फिर मिलते हैं।